बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि जब मुहर्रमुल हराम के महीने में एक लड़की ने अपनी शादी पर मुहर्रमुल हराम के महीने का तक़द्दुस ना किया और उसने अपनी शादी पर खूब नाच गाना किया और लोगों को भी नचवाया, तो उस पर ऐसा कौन सा अजाब आया कि जिसको देख कर सब लोग इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे और तौबा तौबा करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे सबक आमोज़ वाक़या को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस मुहर्रमुल हराम के महीने का तक़द्दुस कर सकें। प्यारे दोस्तों, इस औरत की सहेली का कहना है कि पड़ोस में 5 मुहर्रम को सीमा की शादी थी। वो मेरी पक्की सहेली भी थी। शादी से 2 दिन पहले गली में फंक्शन रखा गया और सारी रात नाच गाना हुआ। सीमा खुद भी नाच गाने में बराबर हिस्सा लेती रही। महल्ले वालों ने समझाया कि इन दिनों के तक़द्दुस का ख्याल रखो, मगर सीमा ने कह दिया कि यह सब कुछ उसके अरमान हैं। और फिर शादी से 1 दिन पहले सबके होश उड़ गए जब वो सीमा के घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि सीमा का दो बहुत तेज़ डेक की आवाज़ पर मेरी आँख खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों पर गाना बजा रहा हो। मैं इस तेज़ आवाज़ पर उठकर बैठ गई। कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया, ये गाने पड़ोस में सीमा के घर चल रहे हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने अपना सर पकड़ लिया। सीमा मेरी बचपन की सहेली थी। उसे हमेशा से ही नाचने गाने का बड़ा शौक़ था और अब उसने अपनी शादी में भी इतना ही हंगामा डाल रखा था। उसने सबको कह दिया था कि मेरी शादी में खूब नाच गाना होना चाहिए। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। बाकायदा बहुत सारे गानों पर उसने प्रैक्टिस भी कर रखी थी और मेहंदी के फंक्शन में वो ख़ुद परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन आज के 2 बजे इतनी तेज़ आवाज़ में गाने चलाने की भी भला कोई तुक थी। मैं गुस्से में दुपट्टा ओढ़ती कमरे से बाहर निकली, क्योंकि अब नींद तो आंखों से उड़ चुकी थी। मैंने सोचा था छत पर जाकर देखूंगी कि सीमा के आंगन में क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि अम्मा और अब्बा भी सहन में बेजार शक्ल लिए खड़े थे। मैंने अब्बा की तरफ देखा तो कहने लगे, जिसे तुम अपनी पक्की सहेली कहती हो उसे ज़रा भी किसी बात का एहसास नहीं है। इतने मुक़द्दस दिन चल रहे हैं, इतनी अजीम हस्तियों की शहादत के दिन हैं, और ये बेशरम लड़की देखो शादी के नाम पर किस कदर तमाशा कर रही है। मुहर्रम में शादी करना मना नहीं है, लेकिन जो कुछ पड़ोस में हो रहा है ये सब कुछ बेइंतहा गलत है। खुदा का कहर नाज़िल होगा अगर हम आले रसूल की शहादतों के दिनों में भी एहतराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सच है कि हम तो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं, जब भी तो हम पर ऐसे ऐसे अजाब मुसल्लत हो रहे हैं। अब्बा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए कमरे में चले गए थे और अम्मा भी सीमा को कोसने में मसरूफ़ थी। हर कोई जानता था कि पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सीमा की अपनी ख्वाहिश है, वरना इसके माँ बाप भी ऐसे नहीं थे। लेकिन अकलौती बेटी की ख्वाहिश पर वो खामोश थे। सीमा के वालिदैन ने हमेशा उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की थी और अब एक बार फिर वो इसके नाच गाने पर भी अपनी ज़ुबान बंद कर चुके थे। अब्बा, जो कि बहुत ज़्यादा नेक थे, सोमो सलात के पाबंद थे और बच्चों को सपारा पढ़ाया करते थे, उन्हें ये सब बातें आम दिनों में भी पसंद नहीं। और अब तो बहुत ख़ास अयाम चल रहे थे। मुहर्रम शुरू हो चुका था और पड़ोस में ज़्यादती गाने की आवाज़ें तो किसी को भी गुस्सा दिला सकती थी, क्योंकि बहुत ही बेहुदा किस्म के गाने चल रहे हैं। गानों के लफ्ज़ ऐसे थे कि सुनकर इंसान शर्म से पानी में डूब जाता। औरत के जिस्म के खदोखाल को तारीफ़ के तौर पर गानों में इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे कोई बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ तालियों और शोर शराबे की आवाज़ भी आ रही थी। मैं जान गई थी कि हो ना हो सीमा इस गाने पर रक़्स कर रही है। जैसे ही अम्मा कमरे में गई, मैं दौड़ती हुई छत पर पहुंची और छत से सीमा के आंगन में झांकने लगी। मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी। सीमा बीच सहन में कमर लचकाए इन हिंदी गानों पर रक़्स कर रही थी, जबकि इर्द गिर्द बैठे उसी के उम्र के कज़न्स खूब तालियां बजा रहे हैं। उनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। सीमा को किसी किस्म की शर्म नहीं आ रही थी। वो खुले आम इस तरह सबके बीच नाच रही थी, जबकि 2 दिन बाद उसे रुखसत होना था। ये शोर शराबा जारी था और खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई
और सोचने लगी कि सीमा को कम से कम इन दिनों का लिहाज तो कर लेना चाहिए था कि अगर इतना ही शोर शराबा और हंगामा करना था तो किसी और महीने का इंतखाब कर लेती। और यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो सीमा के घर से पैगाम आया था। वो मुझे बुला रहे थे। मैं उसकी अकलौती ही दोस्त थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने सख्त नज़रों से मुझे घूरा और कहने लगी, रात वाली बात पर अब्बा वैसे भी खफा है। अब अगर तुम सीमा के घर जाओगी तो मुझे उनको जवाब देना होगा। मैंने लाड़ से अम्मा के गले में अपनी बाहों का हार डाला और अम्मा से कहा, अम्मा, सीमा मेरी अकलौती सहेली है, बचपन से हम साथ हैं। अब वो रुखसत होकर चली जाएगी तो दोबारा पता नहीं कब आएगी। आप तो जानती हैं ना कि उसका ससुराल भी दूसरे शहर में है। बस मुझे 2-4 दिन उसके पास जाने दें, फिर तो उसने भी चले ही जाना है और मैं भी आपकी मर्ज़ी से घर में बैठ जाऊंगी। अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं तुझे आखिरी बार इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन याद रख, अगर तूने किसी नाच गाने में हिस्सा लिया तो मैं दोबारा तुझे उस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। तेरे अब्बा इन चीज़ों के सख्त ख़िलाफ़ हैं। लड़कियां हया करती अच्छी लगती हैं, ना कि अपनी ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश करती। सीमा ने तो हद ही कर दी है। अपनी शादी में भी उसे सुकून नहीं है और ना ही उसके माँ बाप को इस बात की परवाह है कि वो किस तरह सबके आगे नाचना शुरू हो जाती है। अम्मा सीमा के ऊपर गुस्सा हो रही थी। जबकि मैंने बात का रुख बदला। मैंने अम्मा से कहा, प्यारी अम्मा, बस आखिरी बार जाने दो। तो अम्मा ने इजाज़त दे दी और मैं अम्मा से वादा करते हुए सीमा के घर पहुंच गई थी। वो मुझे देखकर बड़ी खुश हुई, गले लगाकर कहने लगी, रात को तू क्यों नहीं आई? बड़ा मज़ा आया था फंक्शन में, हमने खूब नाच गाना किया था। मैंने तो ऐसे ढुमके लगाए कि सारे कज़न तालियां बजाते रहे। मैंने सीमा को पीछे किया और नाराज़गी से कहा, देखा था मैंने, छत पर से तेरे ढुमके इतनी तेज़ आवाज़ में ढक लगा रखा था कि हमारे घर वालों की नींदें हराम हो गई। अब्बा तो तुझे खूब बुरा भला कह रहे थे। मेरी बात सुनकर सीमा हंसी और कहने लगी, झल्ली, तू सारी ज़िंदगी अपने बाप से डरती रहना। यही तो चंद दिन है जो हम हंस खेल कर गुजार सकते हैं। शादी के बाद तो फिर ना जाने ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। मैंने तो अपने माँ बाप को कह दिया था, भाई मैं तो अपनी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करूँगी और मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप की तरह दिकियानोसी भी नहीं। मेरे अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी, जब भी तो मैंने इतना हंगामा किया था। पता है, हम फजर तक नाचते गाते रहे थे, खूब मज़ा आया था। मैंने सीमा से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम इन दिनों का तकद्दुस तो कर लेती। मुहर्रम के महीने हैं, तूने शादी रखवा ली है और अब नाच गाने से भी बाज नहीं आती। मुकद्दस महीना है, कम से कम डेक की आवाज़ कम कर दिया कर कि पास पड़ोस वालों को तकलीफ़ ना हो। तुझे मालूम तो है कि पिछली गली में मस्जिद भी है। अगर उन सब चीज़ों की आवाज़ें वहाँ तक जाएंगी तो कितनी बर्बादी होगी। वो लोग मस्जिद में इबादत करते हैं और तू गानों की आवाज़ से सारे मोहल्ले को जगाने की कोशिश कर रही है। मेरी बात सुनकर सीमा हंसने और कहने लगी कि तुझे मस्जिद वालों से बड़ी मोहब्बत है, हमने कौन सा नमाज पढ़नी होती है। मैंने उसे कहा कि तुझे मस्जिद में इबादत करने वालों का लिहाज रखना चाहिए और आस पड़ोस वालों का, और कम से कम इस मुहर्रम उल हराम के महीने का तो ख्याल कर लो। ये बहुत तकलीफ़ दा बात है कि हम ऐसे दिनों में गाना चलाकर नाचना शुरू कर दें। शादी की इजाज़त है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खूब धूम धड़क्का करें। हमें इस्लामी असूलों के साथ शादी करनी चाहिए। मैंने सीमा को समझाने की कोशिश की तो उसने जल्दी से मेरा दुपट्टा मेरे सर पर रख दिया और हंसते हुए कहने लगी, बीबी, बात करती हुई अच्छी लगती हो, तुम्हें तो किसी मजलिस में बाइज़ा होना चाहिए। वो मेरा मजाक उड़ाकर खुलखलाकर हंसने लगी तो मैं खामोश हो गई। फिर कहने लगी, अब लेक्चर ही देती रहोगी या ससुराल से आया मेरा सामान भी देखेगी? और फिर उसने जल्दी से कमरा खोला और मुझे वो सारा सामान दिखाने लगी जो उसके ससुराल से आया था। कीमती सोने का सेट, महंगे तरीन जोड़े और हर चीज़ थी। भले सीमा का अपना ताल्लुक एक छोटे घराने से था, लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े अमीर थे। उन्होंने हर चीज़ सीमा को भिजवाई थी और सीमा बड़े फ़ख्र और गुरूर से वो सब चीज़ें दिखाती हुई कह रही थी कि देख मेरी किस्मत में कैसी शानदार शादी लिखी है, हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है। फिर वो शादी का जोड़ा उठाए मुझे दिखाते हुए कहने लगी, ये भी मैंने ऑनलाइन पसंद किया था,
तस्वीरें अपने ससुराल वालों को भेजी तो उन्होंने मेरे लिए यही ख़रीदा। ऐसे नसीब हर किसी के कहाँ होते हैं। वो अपने कॉलर चढ़ाकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं भी उसके नसीब पर रक्श कर रही थी। मेरे अब्बा तो शादी करने से पहले सिर्फ दीनदार घराना देखते थे और लड़के का नमाजी परहेजगार होना अब्बा के लिए ज़रूरी था। बड़ी बहन की शादी के वक्त भी अब्बा ने ना लड़के की कमाई देखी ना घर बार, बस उसकी नमाज और नेकोकारी देखकर अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दी थी। ऐसा नहीं था कि मेरी बड़ी बहन अपने घर में खुश नहीं थी, लेकिन ये सब आसाइशें मुयस्सर नहीं थी जो सीमा के ससुराल वालों में मौजूद है। सीमा के अब्बा ने अपने इकलौती बेटी के लिए अमीर घराने का रिश्ता तलाश किया था। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे। सीमा के अब्बा के दोस्त के जानने वाले थे। सीमा खूबसूरत बहुत थी, इसीलिए वो लोग रिश्ते के लिए राज़ी हो गए थे और सीमा के भाग खुल गए। शाम तक मैं सीमा के साथ बैठी रही। उसे मेहंदी लग रही थी। वो मेहंदी लगवाते हुए भी कभी टिकटॉक बनाती तो कभी नाच गाना करती। उसने हर तरह से अपनी बहुत सी वीडियो बनवाई और अपने स्टेटस भी अपलोड किए थे। मैं तो इसकी किस्मत पर रक्श कर रही थी। फिर सीमा कहने लगी कि शादी से 2 रात पहले यानी आज की रात फंक्शन है, तुम्हें भी आना है। गली में बाकायदा टेंट लगाकर नाच गाना होगा। लड़के भी बुलवाए हैं, वो भी डांस करेंगे और फिर हम लड़कियां भी डांस करेंगी। मैंने तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का डांस सीखा है। आजकल तो तुम्हें पता है यूट्यूब पर कैसे कैसे डांस की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। बस वहीं देख देख कर मैंने खूब प्रैक्टिस की। तुम ज़रूर आना, खूब मज़ा करेंगे। मैंने कानों को हाथ लगाया और कहा कि कल तुम्हारे डेक की आवाज़ पर अब्बा ने मुझे अजीब नज़रों से देखा था, क्योंकि तुम मेरी पक्की सहेली हो। अब अगर उन्हें फंक्शन का पता चला तो मैंने आने की इजाज़त मांगी तो अब्बा ने मुझे भी कान पकड़कर घर से निकाल देंगे। तुम तो रुखसत होकर चली जाओगी, लेकिन मैं अपने घर से भी जाऊंगी। मैंने तो साफ हाथ जोड़कर सीमा से माफ़ी मांगी कि मैं इसकी इस खुशी में शरीक नहीं होगी। वो गंदी सी शक्ल बनाकर कहने लगी कि तुम्हें तो इकलौती दोस्त की खुशियों की परवाह नहीं, बस अपने अब्बा से डरती रहना। मैंने कहा, बात सिर्फ अब्बा की नहीं, मुझे खुद भी ये बात पसंद नहीं कि मैं मुहर्रम की मुक़द्दस रातों में ऐसे काम करूं। इस महीने की अज़मत का, हुर्मत का हमें ख्याल करना चाहिए। वो कहने लगी, चलो जाओ, अब तुम अपने घर निकलो। तुमने तो लेक्चर दे देकर मेरी खुशियां भी तबाह कर देनी है। मुझे अपने हाथों से धकेलती हुई वो दरवाजे तक लाई। मैंने पलट कर उसे देखा तो उसने मुझे गले से लगा लिया। वो ऐसे ही मुझे तंग करती थी और मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी। कहने लगी, चलो फंक्शन में ना आना, लेकिन शादी में पूरी तरह शरीक होना। ये ना कहना कि तुम्हारे अब्बा ने आखिरी वक्त पर मना कर दिया और तुम इनसे डर कर घर में बैठ गई। मैंने कहा, अरे नहीं, शादी में तो ज़रूर आऊँगी, बल्कि अम्मा भी आएंगी। वो तो बस अब्बा को ये नाच गाने पसंद नहीं हैं। और फिर मैं सीमा से मिलकर वापस अपने घर आई। उस रात 11 बजे के करीब गली में खूब हंगामा शुरू हुआ। ज़ोर ज़ोर से गाने बजने लगे। टेंट लग चुका था। नाचने वाले लड़कों को पैसे देकर बुलाया गया और फंक्शन शुरू हो गया था। मुझसे रहा ना गया तो मैं भी दौड़कर छत पर पहुंच गई। भले मैं घर से बाहर ना जा सकती थी, लेकिन छत से तो अपनी दोस्त की खुशियों को देख सकती थी। कभी मुझे अपनी दोस्त को मुस्कुराता देखकर खुशी होती तो कभी इस मुक़द्दस महीने के दिनों का ख्याल आता तो अफसोस भी होता कि ना जाने क्यों सीमा ये सब कुछ कर रही है। मैं मिली जुली कैफियत का शिकार थी। कभी मुझे लगता कि अपनी खुशी के लिए इंसान को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यही ख्याल आता कि हमारे दीन में इन सब बातों को नापसंद किया गया। अभी लड़कों के ग्रुप को डांस करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मोहल्ले के चंद बुजुर्ग शरीफ लोग सीमा के घर पहुंच गए और वो सीमा के हवाले से कहने लगे कि ऊंची आवाज़ में गाने बंद करो, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ इन सब चीज़ों का अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर ये तो मुहर्रम की पाक रातें हैं, तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती। वो सब नेक और शरीफ बुजुर्ग थे। उनकी बात पर सीमा के बाबा उन्हें आराम से समझाने लगे कि बस कुछ देर की बात है, फिर ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन सीमा गुस्से में आगे आ गई और कहने लगी कि तुम सब अपने अपने घर जाकर आराम करो। ये गली तुम्हारे बाप की नहीं है, ये मेरी शादी है और मेरी मर्ज़ी से होगी। नाच गाना भी होगा और गाने भी चलेंगे।
अगर तुम लोगों को इतना ही एतराज़ है तो अपने कान बंद कर लो। सीमा बदतमीज़ी की इंतहा पर पहुंच चुकी थी और उसकी इसी बदतमीज़ी की वजह से एक एक करके वो सारे बुजुर्ग वापस लौट गए थे। उनके जाने के बाद उसने हाथ झाड़े और दोबारा से डेक चलवाया और एक दफ़ा फिर लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। लड़कों का डांस खत्म हुआ तो लड़कियों की बारी आई। सीमा अकेली स्टेज पर चढ़ी और खूब लचक मटक कर डांस करने लगी। उसकी पतली कमर स्टेज पर थड़क रही थी और खूब सीटियां बज रही थीं। कोई इसकी वीडियो बना रहा था तो कोई उसे शाबाशी दे रहा था और वो खूब घूम घूम कर नाच रही थी। उसने वाकई बहुत अच्छा डांस सीखा था। 3 बजे के करीब उसका रक्स चलता रहा और सब लोग खूब तालियां बजाते रहे। मैं भी उसे छत पर देखती रही और फिर वो स्टेज से उतरी तो मैं भी वापस अपने कमरे में आ गई। मैं लेटकर सोचने लगी कि मेरी इकलौती सहेली रुखसत होकर चली जाएगी तो मैं क्या करूं। साथ ही साथ मेरे दिल में ख्याल आ रहा था मेरी शादी भी सीमा की शादी की तरह धूमधाम से होनी चाहिए। दूसरे इलम में मुझे अब्बा का ख्याल आया तो मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। मेरे अब्बा सीमा के अब्बा की तरह नहीं जो बेटी की हर बात पर आमीन कहते। मेरे अब्बा सही और गलत को पूरी तरह परख कर ही कोई फैसला करते थे। ख़ास कर शादी ब्याह के मामलात में तो वो सादगी को अहमियत देते। ऐसा नहीं था कि अब्बा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब्बा का कहना था जो काम जिस तरह शरीयत ने बताए हैं वो इसी तरह करने चाहिए। यही सब सोचते सोचते मुझे फिर नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो अम्मा कहने लगी कि आज ही शादी के कपड़े इस्त्री कर लो, कल फिर शादी में जाना है। बत्ती का कुछ पता नहीं होता, लाइट वालों ने भी बहुत तंग कर रखा है। अम्मा की बात पर मैंने जल्दी जल्दी सारे घर वालों के कपड़े इस्त्री करने लगी। अब्बा को छोड़कर मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों, अपना और अम्मा का जोड़ा इस्त्री कर दिया था और साथ मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह भी पहले ही निकाल ली थी। और फिर अम्मा से सीमा के घर जाने की इजाज़त मांगने लगी। अम्मा कहने लगी कल तो सारा दिन वहाँ गुजार कर आई, अब क्या ज़रूरत है। पहले ही कल रात को मोहल्ले में जो तमाशा हुआ है उसके बाद मोहल्ले वाले सीमा को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे। हर कोई कह रहा है कि कैसी बदज़ुबान लड़की है जिसने बड़ों का लिहाज नहीं किया। अब अगर तुम बार बार वहाँ जाओगी तो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ यही गुमान करेंगे। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। कल को सब यही कहेंगे ना ये सीमा की दोस्त है तो इसकी ज़बान भी वैसी होगी। अम्मा की बात में मैंने सर झुका लिया। मैं जान गई थी कि मैं कुछ भी कर लूँ अम्मा मुझे जाने की इजाज़त नहीं देगी। मैं ऐसे ही खामोशी से आंगन में बैठ गई। मैं सोच ही रही थी कि किस तरह अम्मा को राज़ी करूं कि अचानक पड़ोस से खूब शोर शराबे की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे सीमा चीख चीख कर रो रही है। उसके रोने की आवाज़ों पर मैं घबरा गई। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही तासुरात थे। कहने लगी खुदा खैर करे, ये कुछ सही आवाज़ें तो नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा हुआ है। जाओ जाकर छत पर से देखो और फिर बताओ कि क्या मामला हुआ है। जो भी है पड़ोस है, अगर कोई ऊंच नीच हो तो मुझे भी जाना होगा। मैं जल्दी से भागकर छत पर गई तो मुझे सीमा का आंगन साफ साफ नज़र आने लगा। वो ज़मीन पर बैठी थी और सीना पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों माँ बेटी बहुत बुरी तरह से रो रही थी और इस वक्त उनके आंगन में कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अम्मा से कहा कि पता नहीं अम्मा क्या हो गया है, मैं जाकर देखती हूँ, आप भी आ जाएं। मैं दौड़ते ही सीमा के घर पहुँची तो वो तब भी आंगन में बैठी रो रही थी। उसके पास जाकर बैठी और पूछने लगी बताओ सीमा क्या हुआ है। वो रोते हुए कहने लगी पता नहीं किसने हमसे दुश्मनी निकाली है। किसी बदजात की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मैंने सीमा से पूछा कि बोलो तो सही क्या हुआ है। सीमा ने अपना फ़ोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। फेसबुक पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें सीमा के रक्स की वीडियो थी और वो इस तरह नाच रही थी कि उसका हर एक अंग वाज़े हो रहा था और कभी कभी रक्स करते उसकी कमीज़ भी कमर की तरफ से उठ जाया करती थी।
बनाने वाले ने वीडियो को इस अंदाज में बनाया था कि वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रही थी। जूम करके सीमा के वजूद के हर हिस्से को नुमायाँ किया गया था और अब ये वीडियो फेसबुक की जीनत थी और इसके नीचे हज़ारों की तादाद में कमेंट्स थे कि सीमा के एक रात के कोई पैसे पूछ रहा था तो कोई उसे नाचने गाने वाली बदुकमाश औरत कह रहा था, कोई तौबा तौबा कर रहा था तो कोई पूछ रहा था कि ये शरीफ ज़ादी है या फिर कोई तवाइफ, और इसी तरह के कमेंट्स भरे पड़े थे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने सीमा की तरफ देखा तो वो रोते हुए कहने लगी, डांस करने के लिए जिन लड़कों को बुलाया था उन लड़कों ने ना सिर्फ वीडियो बनाई है बल्कि उसे वायरल कर दिया और ये मेरे ससुराल वालों तक भी पहुंच गई है। उनका फ़ोन आया था, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और अब मेरी बारात नहीं आएगी। मैं बहुत बदनाम हो गई। मुझे सुबह से अजीब अजीब फ़ोन आ रहे हैं। कोई रिश्तेदार मजाक उड़ा रहा है तो कोई मेरी कीमत पूछ रहा है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सीमा मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी और मैं बस खामोश बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था इसे तसल्ली दूं या फिर उन लोगों को बुरा कहूं जिन्होंने सीमा की ये वीडियो बनाई, या फिर सीमा को कोसूं कि जिसने गैर मर्दों के दरमियान ना सिर्फ रक्स किया था बल्कि उनको इस बात की इजाज़त भी दी थी कि वो अपने कैमरों में इसका रक्स मुक़य्यद कर लें। कुछ देर बाद सीमा के वालिद घर आए तो वो भी सर पकड़कर बैठ गए। उनको घर से बाहर ही सीमा की वीडियो के बारे में पता चल गया था। मेरी अम्मा भी सीमा के घर ही आ गई थी। वो सीमा की अम्मा को तसल्ली दे रही थी क्योंकि बेटी की बर्बादी पर उनका बुरा हाल था। कुछ देर तक तो सीमा के वालिदैन रोते रहे और फिर अचानक सीमा के वालिद ने दिल पकड़ लिया। उनकी हालत बिगड़ी तो मैंने अब्बा को बुलाया। अब्बा ने उन्हें अस्पताल ले गए। पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और जब सीमा के वालिद को वो अस्पताल लेकर जा ही रहे थे तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। और फिर इस तरह देखते ही देखते वो घर जिसमें आज से पहले नाच गाना हो रहा था, हर तरफ खुशी ही खुशी का समा था, वहीं पर आज शोक का समा था। सभी लोग सीमा के घर वालों को बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि ये सब सज़ा इनको इसी वजह से मिली है कि उन्होंने मुहर्रमुल हराम के महीने का तक़द्दुस नहीं किया और मुहर्रमुल हराम की रातों का तक़द्दुस पमाल किया। इसी वजह से इन पर यह सब कुछ अजाब आया। सीमा की शादी तो ख़त्म हुई ही थी लेकिन इसके साथ साथ उसके घर वालों की सब इज्जत भी ख़त्म हो गई। अब सारा मोहल्ला ही इन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसे में मेरे अब्बा ने आगे बढ़कर सीमा के सर पर हाथ रखा था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी हर गलती को ना सिर्फ कबूल किया था बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा भी की थी और वो पर्दा भी शुरू कर चुकी थी। लेकिन दुनिया वाले कहाँ किसी का माजी भुलाते हैं। सीमा को अब भी हर कोई बुरा कह रहा था। ऐसे में मेरे वालिद ने अपने दोस्त के एक बेटे से सीमा का रिश्ता तय करवा दिया और उसे सादगी के साथ रुखसत कर दिया। वो दीनदार घराने वाले थे। उन्होंने सीमा के वालदा को कहा था कि वो चार दीवारी और पर्दे में सीमा को इज्जत के साथ रखेंगे और इस पर दोबारा कोई भी आंच नहीं आने देंगे। आज सीमा अपने घर में वो पूरी तरह पर्दा करती है। उसका शोहर नेक और दीनदार है। वो बहुत पैसे वाला तो नहीं लेकिन उसने सीमा को बहुत इज्जत दी और वो इसकी इज्जत का ख्याल भी रखता है। सीमा को अपनी हर गलती का एहसास तो हुआ लेकिन बहुत देर बाद। मेरी सब लड़कियों से यही गुजारिश है कि अपनी शादी पर गैर शरई काम ना करें। वक्ती खुशी के लिए अल्लाह तबारक व तआला को तो नाराज़ ना करें क्योंकि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करेंगे तो कोई ना कोई कहर हम पर ज़रूर नाज़िल होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने का एहतराम करते हुए नाच गाना ना करें बल्कि मुहर्रम के अलावा भी दीगर महीनों में नाच गाना और जितनी भी गैर शरई रसूमात हैं इनसे परहेज़ करना चाहिए और शादी को जिस तरह इस्लाम ने बताया है उसी तरह करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस्लामी तालीमात को हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छी सोबत इख्तियार करने और बुरी सोबत से महफूज रखें क्योंकि अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोबत इंसान को बुरा बनाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। नाजरीन,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।